गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आई एम दिगंबर सिंह, क्लास 7, लेसन 1, साइंस। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ कि न्यूट्रिशन होता क्या है। क्या आप में से कोई बता सकता है मुझे न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। फूड को खाना और उसे यूटिलाइज करना, यानी कि उसे पचाकर उससे अपनी पोषण करना, ये न्यूट्रिशन होता है। इस लेसन में हम पढ़ेंगे प्लांट्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। प्लांट्स को न्यूट्रिशन दो तरीके से मिलता है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। ऑटो मीन्स अपने आप से, हेट्रो मीन्स दूसरों से। कहने का मतलब क्या है, या तो पौधे खाना अपने आप तैयार करते हैं या अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं। ह्यूमन बीइंग्स अपना खाना खुद से तैयार नहीं कर पाते हैं। अब आप कहोगे नहीं, हमारी मम्मी तो खाना खुद ही बनाती है, लेकिन उस खाने का सोर्स क्या है? वो खाना आता कहाँ से है? वो खाना हमें पौधों से मिलता है। आप दाल खाते हो, कहाँ से मिलती है? आप गेहूँ खाते हो, कहाँ से मिलता है? पौधों से मिलता है। तो हमें जो खाना मिलता है वो पौधों से मिलता है। हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, लेकिन ज़्यादातर पौधे अपना खाना खुद तैयार करते हैं। कभी आपने देखा है कि कोई खाना देने के लिए पौधे के पास जाता है कि मैं तो पौधे को खाना देने जा रहा हूँ? पौधे को पानी दिया जाता है और पानी और धूप की मदद से वो अपना खाना खुद तैयार करता है। इसीलिए ज़्यादातर पौधों को ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस पौधों द्वारा अपना खाना तैयार करने की प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस में पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की ज़रूरत होती है। इन तीनों में से अगर कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं हो तो खाना, जो पौधे अपना खाना तैयार करते हैं, उस खाने को पौधे तैयार नहीं कर पाएंगे। उनके आपने देखा होगा ज़्यादातर पौधों का रंग हरा होता है। उनमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल भी बहुत इम्पोर्टेंट है पौधों के खाना तैयार करने की प्रोसेस में। यहाँ पर आपको एक फोटोसिंथेसिस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इक्वेशन भी दी हुई है पेज नंबर 3 पर। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एरो मार्क है, उसके ऊपर लिखा हुआ सनलाइट और आगे लिखा है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। इस इक्वेशन का मतलब क्या है? जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, किसको मिलते हैं आप समझ गए होंगे। जब किसी पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, कब? सनलाइट की प्रेजेंस में। किसी भी इक्वेशन में बीच में कोई चीज़ अगर लिखी है एरो मार्क के ऊपर, इसका मतलब है वो कैटलिस्ट है, उसकी प्रेजेंस में ये काम होना है, तो उसके बिना ये काम नहीं हो पाएगा। इस इक्वेशन में जब पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, यानी कि जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, वो पौधे छोड़ते हैं। और उनका खाना यानी कि ग्लूकोज, हमारा खाना भी क्या है? ग्लूकोज। हमारा शरीर पहले खाने को ग्लूकोज में ब्रेक करता है, तो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। इस तरह से पौधे अपना खाना तैयार करते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी कंडीशंस एसेंशियल होती हैं, चलिए देखते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे एसेंशियल जो कंडीशन है वो है सनलाइट। बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़ जो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है, दूसरी कंडीशन जो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है, वो है क्लोरोफिल। लीव्स के अंदर क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट्स के अंदर होती है। क्लोरोफिल ऐसा पिगमेंट है जो लीफ को कलर प्रोवाइड करता है और इस पिगमेंट के अंदर सोलर एनर्जी को ट्रैप करने की कैपेबिलिटी होती है। इसका मतलब ये है कि अगर क्लोरोफिल ना हो तो भी फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट जो
कंडीशन है फोटोसिंथेसिस के लिए वो है कार्बन डाइऑक्साइड, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहे तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड आती कहाँ से है? कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट है, आप सबको पता है। और जो एनिमल्स होते हैं और ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो सभी ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स में ह्यूमन बीइंग्स भी इंक्लूडेड हैं, आर इंटरडिपेंडेंट, यानी कि वो एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगर प्लांट्स कम होंगे या बहुत ही कम हो जाएंगे तो जो दूसरी लाइफ है, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगी, वो जीवित नहीं रह पाएंगी। या इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स ना रहें तो प्लांट्स नहीं रह पाएंगे। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को लीफ एब्जॉर्ब कैसे करता है, एयर में से लेता कैसे उसे? जैसे हम लोग सांस लेते हैं अपनी नाक के द्वारा, ऐसे ही प्लांट्स के जो लीफ होते हैं उन पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें स्टोमाटा कहा जाता है। इन स्टोमाटा के थ्रू प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन है फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी वो है प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब वाटर कहाँ से मिलता है और मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है ग्राउंड से, जमीन से। जमीन, इसीलिए आपने नोट भी किया होगा पौधों को पानी डाला जाता है ताकि उनकी ग्रोथ हो सके, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स? प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं वो सॉइल में होती हैं, वो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और वहाँ से लीफ तक एक ट्यूब लाइक सिस्टम होता है जिसे जाइलम कहते हैं। जाइलम के द्वारा रूट से लेकर, जड़ से लेकर और प्लांट के टॉप तक सभी हिस्सों तक वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। इस तरह फोटोसिंथेसिस से प्लांट अपना फूड तैयार करता है। आगे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट से अलग जो दूसरे प्लांट फूड होते हैं जिसमें प्रोटीन्स होते हैं, फैट होती है, वो कैसे बनते हैं। प्रोटीन्स नाइट्रोजन से बने होते हैं, तो नाइट्रोजन तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट ने कहीं पे ली नहीं है, नाइट्रोजन तो फोटोसिंथेसिस में ज़रूरत भी नहीं होती, तो फिर प्रोटीन कैसे बनाता है प्लांट? प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट होती है, नाइट्रोजन तो एयर में भी प्रेजेंट है, वहाँ से ले सकता है, लेकिन प्लांट एयर में प्रेजेंट जो नाइट्रोजन होती है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को वो सीधा एब्जॉर्ब कर लेता है स्टोमाटा के थ्रू, नाइट्रोजन को नहीं कर सकता है। तो फिर नाइट्रोजन कैसे मिलती है? नाइट्रोजन कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है राइजोबियम। राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को मिनरल फॉर्म में सॉइल में फिक्स करता है। इनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोला जाता है। जब ये नाइट्रोजन सॉइल में फिक्स हो जाती है तो यहाँ से प्लांट्स जब वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, तो नाइट्रोजन को भी एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे उनकी प्रोटीन बनती है। और वही प्रोटीन, जैसे हम दाल खाते हैं, दाल में प्रोटीन जाता है, तो वो प्रोटीन एयर
कि प्रोटीन को बैक्टीरिया ने सॉइल में फिक्स किया, सॉइल में उस न्यूट्रिएंट को प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, अपने फूड में स्टोर किया, उस फूड को हम लोगों ने खाया, तब हमें प्रोटीन मिली। इस तरह से हमें प्रोटीन फूड मिलता है। तो इस तरह आप सभी ने देखा कि प्लांट अपना खाना किस तरह से तैयार करते हैं, यानी कि प्लांट ऑटोट्रॉफ क्यों होते हैं। ऑटोट्रॉफ मतलब अपना खाना खुद तैयार करने वाले। नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें किसी दूसरे पर डिपेंड होना पड़े। जैसे हम लोग प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर डिपेंड हैं, तो हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेटेरोट्रॉफिक है। सभी एनिमल्स और कुछ प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना तैयार नहीं कर पाते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स हैं। प्लांट्स के एग्जाम्पल जो हेटेरोट्रॉफ हैं, मोनोट्रोपा एंड कस्क्यूटा। ये ऐसे प्लांट हैं जो हेटेरोट्रॉपिक प्लांट हैं, मतलब ये अपने खाने के लिए दूसरे पौधों पर या एनिमल्स पर डिपेंडेंट होते हैं। पैरासाइटिक प्लांट्स, ऐसा पौधा जो दूसरे पौधों के ऊपर खाने के लिए डिपेंडेंट हो, पैरासाइट कहते हैं। जिस पौधे के ऊपर पैरासाइट रहता है उस पौधे को होस्ट कहते हैं। जो पौधा अपना खाना तैयार करता है वो होस्ट है, जो खाना तैयार नहीं कर पाता है और खाने के लिए दूसरे पौधे पर डिपेंड है वो पैरासाइट है। कस्क्यूटा और रेफ्लेसिया पैरासाइट प्लांट के एग्जाम्पल्स हैं। कस्क्यूटा एक तरह की बेल होती है, येलो कलर होता है इसका, आप लोगों ने देखी भी होगी। दूसरे पौधों के ऊपर ही होती है, इसकी कहीं जड़ नहीं होती है। ये जो भी इसका न्यूट्रिएंट होता है वो उस होस्ट प्लांट में से ही एब्जॉर्ब करती है। कुछ पौधे पार्शियल पैरासाइट भी होते हैं, जैसे एग्जांपल है मिस्टलेटो। ये अपना खाना खुद तैयार कर सकते हैं, लेकिन पानी के लिए और मिनरल्स के लिए दूसरे पौधों पर डिपेंडेंट होते हैं। कुछ प्लांट्स इंसेक्टिवोरस होते हैं। इंसेक्टिवोरस मतलब ये प्लांट इंसेक्ट्स को खाते हैं। जो इंसेक्ट्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करके इन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। कुछ एग्जाम्पल इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप, दोनों ही पिक्चर आपकी बुक में दी हुई हैं। सनड्यू, ब्लैडरवॉर्ट, ये जो प्लांट होते हैं ज़्यादातर वहाँ पे होते हैं जहाँ पे एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं होती है। इंसेक्ट को खाकर ये अपनी प्रोटीन की कमी को पूरा करते हैं। इस तरह से जो न्यूट्रिशन प्राप्त होता है उसे होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। पहला था ऑटोट्रॉपिक, दूसरा हेटेरोट्रॉपिक और नेक्स्ट आया भी होलोजोइक न्यूट्रिशन। कुछ प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से प्राप्त करते हैं। ऐसे प्लांट को सैप्रोफाइटिक प्लांट्स और ऐसे न्यूट्रिशन को सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। मोनोट्रोपा, मशरूम और ब्रेड मोल्ड्स सैप्रोफाइट्स के एग्जाम्पल हैं। अब ये सैप्रोफाइटिक जो प्लांट्स होते हैं ये अपना खाना तैयार कैसे करते हैं? ये किसी, जैसे एक एग्जाम्पल में आपके में दिया हुआ है ब्रेड मोल्ड। ब्रेड के ऊपर आपने देखा हो तो कुछ फंगस टाइप का लग जाता है, वो क्या होता है? वो ही एग्जाम्पल है सैप्रोफाइटिक प्लांट्स का। वो एक प्लांट उसके ऊपर उग रहा होता है, बहुत छोटा माइक्रो प्लांट्स होते हैं, ये मोल्ड होती है ये। तो ये मोल्ड उस ब्रेड, क्योंकि ब्रेड खराब हो चुका होता है, डेड डिकेइंग होता है,
उसके ऊपर उगना शुरू करता है। इन पौधों का जो डाइजेस्टिव जूस होता है, जैसे हमारा डाइजेशन सिस्टम है, जब कुछ खाना हम खाते हैं तो हमारे पेट में से बहुत सारा डाइजेस्टिव जूस पचाने वाले रस होते हैं जो खाने में मिलते हैं और खाने को पचा के एब्जॉर्ब कराते हैं हमारे शरीर में। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। तो वो जो सैप्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं वो अपने डाइजेस्टिव जूस को उस डेड डिकेइंग मैटर के ऊपर डालते हैं, जिससे वो जूस जो डिकेइंग मैटर होता है उसके साथ में लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है। इस लिक्विड फॉर्म को ये प्लांट्स दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे उन्हें न्यूट्रिशन प्राप्त होता है और वो बढ़ते हैं। मशरूम भी ऐसा ही एग्जाम्पल है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बढ़ने के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें सिम्बायोटिक प्लांट्स कहा जाता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में जो दो प्लांट होते हैं वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इसी तरह की एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है लाइकेन, LICHEN, आपकी बुक में दिया हुआ है लाइकेन। ये रिलेशनशिप एल्गे और फंगी के बीच में होती है। एल्गे होता है ऑटोट्रॉफ, समझ सकते हैं आप, अपना खाना खुद बनाता है। फंगी सैप्रोफाइटिक होता है। सैप्रोफाइटिक अभी हमने देखा, जो डेड और डिकेइंग प्लांट्स या मैटर के ऊपर जीवित होता है। तो एल्गे खाना तैयार करता है, जबकि फंगी जो होता है वो मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब करता है और अपने पार्टनर एल्गे को सप्लाई करता है। इस तरह से एल्गे और फंगी दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब हम ये देखेंगे ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन से हमें क्या है, हमें फ़ायदा क्या है इससे, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो होती है, जो सॉइल होती है, मिट्टी, उसकी उर्वर क्षमता जो होती है उसको बढ़ाने में हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है, हमने पहले डिस्कस किया था कि प्लांट्स एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नाइट्रोजन को नहीं एब्जॉर्ब कर पाते हैं डायरेक्टली। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो सॉइल में होते हैं। अब वो बैक्टीरिया सॉइल में क्या कर रहे होते हैं, वो बैक्टीरिया अपने फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं और प्लांट नाइट्रोजन के लिए बैक्टीरिया पर डिपेंड होता है। तो इस तरह की उन दोनों के बीच में एसोसिएशन बनती है, रिलेशनशिप बनती है, जो हमने अभी लास्ट पढ़ा था, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, उनके ऊपर आ जाते हैं। पौधों की जड़ों से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को फूड मिलता है और बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करता है, जिससे प्लांट को प्रोटीन्स बनाने में हेल्प होती है। आपने देखा भी होगा जो फार्मर्स होते हैं, किसान होता है, वो दो मेन क्रॉप के बीच में एक लेग्यूमिनस प्लांट्स की फसल जरूर बोता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स ही ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके साथ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। इन प्लांट्स की जड़ पर ही नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं, जो आसानी से नाइट्रोजन को जमीन में फिक्स कर देते हैं। तो जिससे दो मेन क्रॉप्स के बीच में लेग्यूमिनस प्लांट्स की फसल बोने से जमीन की फर्टिलिटी वापस आ जाती है और किसान को अच्छी पैदावार प्राप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, अपना तथा अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे, अपनी पढ़ाई टाइम से कर रहे होंगे। थैंक यू।